अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक ने सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान की शिकायत कर दी है इमरान ख़ान साहब को, और इसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन के बाद पंजाब से एक और कद्दावर शख्सियत इमरान के मुकाबले में खड़े होने जा रही है। और उसकी वजह यह है कि अलीम ख़ान साहब का आपको पता है कि बुनियादी तौर पर कारोबार है, ज़मीन की लेन देन, हाउसिंग सोसाइटीज़ और इस किस्म का कारोबार है उनका। और गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करी है जिसका नाम है रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 2500 एकड़ अराजी के ऊपर एक नया शहर बसाने का मंसूबा है, और इसके साथ साथ एक मसनूई जंगल बनाया जाएगा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, सूरेज वाटर को उसको रिसाइकिल करके दोबारा शहरों तक पहुँचाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $1 का ये प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि हम इस एक मेगा प्रोजेक्ट को कम से कम अपने खाते में ले आएँ। अलीम ख़ान साहब क्या चाहते हैं? अलीम ख़ान साहब ये चाहते हैं कि चूँकि उनका, मैंने आपको बताया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का कारोबार है, वो ये चाहते हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मिले कि ये क्या मामला है। इस सिलसिले में वो गए चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक साहब के पास, जवाद रफ़ीक मलिक साहब के पास, और उनके साथ थे मुराद राज साहब, एक और सूबाई वज़ीर हैं। ये दोनों जाते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, उनको जाके कहते हैं कि हमें जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है इसकी आप हमें दें डिटेल्स, और काबीना को आप इसके बारे में बिल्कुल भी आगाह नहीं करें, हमें पता नहीं है, हमारे शहर के अंदर एक मनसूबा बन रहा है, हम इससे बिल्कुल बेखबर हैं, हमें इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात चाहिए कि कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सा एरिया रेड एरिया है, कौन कौन सा ग्रीन एरिया है, कौन कौन सा एरिया जो है इसके अंदर फॉल करता है, किस किस एरिए के बारे में आपने नोटिफिकेशन सेक्शन 4 का जारी किया ज़मीन एक्वायर करने के बारे में, इसके बारे में आप हमें डिटेल्स दें। तो जवाद रफ़ीक मलिक साहब ये कहते हैं कि जनाब ये एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी इसको डील कर रही है, मैं उसको हेड कर रहा हूँ, और ये मैं अभी आपको मुकम्मल डिटेल्स नहीं दे सकता। उन्होंने कहा जी आप क्यों नहीं दे सकते, आपको काबीना के अंदर इसको पुट करना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब ये जब हमारे पास मुकम्मल चीज़ें आ जाएंगी हम इसको मुकम्मल तौर पर काबीना के इजलास में पेश कर देंगे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहब जो हैं वो पूरे के पूरे इस मामले से आगाह हैं, और प्राइम मिनिस्टर को भी मैं वीकली बेसिस पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से रिपोर्ट्स सबमिट कर रहा हूँ, और अभी तक मुझे उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि ये बात मैंने किसी और बंदे को बतानी है, लिहाजा ये मैं आपको नहीं बता सकता। तो चीफ सेक्रेटरी के इस साफ़ इनकार के बाद अलीम ख़ान साहब हो गए बरहम, और उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ खासी दुरुस्त, जिसे कहते हैं दुरुस्त क्या कहते हैं, सख्त बदतमीज़ाना, शायद गैर महज़बाना रवैया जो है उन्होंने उसके साथ इख्तियार किया, और जिसकी वजह से जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो खासे दिल बर्दाश्ता हुए, और उन्होंने इमरान ख़ान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, अलीम ख़ान साहब के इस रवैये के बारे में शिकायत कर दी। उन्होंने कहा जनाब उनको मुकम्मल डिटेल्स बताई। उन्होंने इमरान ख़ान साहब से रब्ता किया, इमरान ख़ान साहब को बताया कि इस तरीके से ये 2 शख्सियात आई थीं, इन 2 शख्सियात ने मुझे ये कहा, ये बात हुई है। इमरान खान ने पूछा कि बुनियादी वजह क्या है, तो फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको डिटेल्स बताई। उनका ये कहना था कि अलीम ख़ान साहब की मुल्तान रोड पे एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम था रिवर एज हाउसिंग सोसाइटी, जिसका नाम उन्होंने बदल कर रख दिया है पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी। और अब चूँकि ये वाला एरिया आगे जाके मिल जाता है रावी के बेड के साथ, तो अलीम ख़ान साहब ने वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर ज़मीनों की ख़रीदारी का काम शुरू किया हुआ। वो अंधाधुंध वहाँ पे ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, और उनका बुनियादी तौर पर मामला शायद ये है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा वो अपनी वहीं उस एरिए के ऊपर उन्होंने ज़मीनें ख़रीदी होंगी, तो उसके अंदर जम करके शायद कुछ और बेनिफिट्स हासिल करना चाहें। तो ये है बुनियादी मामला। और अगर हम उनको पूरे एरिया का प्लान, उस एरिए का जहाँ पर उनकी हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है, और उसके कुर्ब जवार का सारा प्लान उनको दे देंगे, तो फिर ये वहाँ पर जो लोग हैं उनका हक तलफी होगी। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट उनको ज़्यादा पैसे देगी क्योंकि जो उनका प्लान बना हुआ है उसके मुताबिक, और ये लेंगे औने पौने, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को बेचेंगे ये हाई उसके ऊपर, क्योंकि ये खुद वज़ीर हैं, लिहाजा ये उनको हमें ना, मैंने उनको नहीं बताया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं उस्मान बुज़दार से कहता हूँ कि इनसे बात करें। अच्छा, अब उस्मान बुज़दार साहब के को जब चीफ सेक्रेटरी ने सारी सूरत हाल से आगाह किया, तो उस्मान बुज़दार साहब का तो आपको पता है वो तो बहुत क्या कहते हैं ठंडे से आदमी, उन्होंने इस पर कोई ख़ास रद्दअमल का इजहार नहीं किया। और इससे आपको अंदाज़ा होता है कि पंजाब में एक नहायत कमज़ोर शख्सियत इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब के ओहदे पर बैठी है, और वो कोई भी मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर गवर्नेंस का ये लेवल आ चुका है। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपको याद है कि मैंने 2 दिन पहले भी एक वीलॉग किया था जिसके अंदर ये बताया था कि अभी कवानीन बने नहीं हैं, लेकिन
जो हैं सरकारी अफसर, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स, उनको फारिग करने का प्लान बना लिया गया है। और ये वो रवैया है जिसकी वजह से पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी काम करने से बिल्कुल भी तैयार नहीं। और अमूमी तौर पर यह तासुर इस वक्त आम हो चुका है कि हुकूमत के अब दिन कोई भी किसी भी लम्हे कोई आ जाने वाले मामलात हैं। और असद उमर साहब का जो बयान आया था कल के इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि उसके बाद ना अब अमूमी तासुर ये बन गया है कि एक किस्म का ना लूट मचने वाला मामला बन गया। ये जो सियासतदान हैं, ये चूँकि इक़्तिदार के ईवानों के अंदर मौजूद होते हैं, इनको बदलते मौसमों का बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है। तो इनका कहा कि यार अब जो न्याज बट रही है तो हम भी अपना हिस्सा ले लें जितना हमें मिल सकता है। तो इसलिए इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डाल के तो ये हरकत करने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर होगी नाकामी। और एक जानिब और इस नाकामी की वजह से ये जो हुकूमत की कमज़ोरी का तासुर है ये बहुत ज़्यादा हमारे सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम अवामी सतह पर देखें तो NA-49 का रिज़ल्ट हमारे सामने है, जहाँ पर 3 साल पहले PTI ने शहबाज शरीफ साहब को, फैसल वाउडा ने शहबाज शरीफ साहब को इस हलके से शिकस्त दी थी NA-249 से। और आज ये आलम है कि PTI 5वें 6ठे नंबर पर आती है इस इलेक्शंस के अंदर। तो इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि अवामी रद्द अमल इस वक्त क्या है हुकूमत के हवाले से। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब एक जगह एक तासुर एक ये वाला डेवलप हो जाए कि अब ये जाने वाले हैं, अब ये जाने वाले हैं, अब ये जाने वाले हैं, तो उसके बाद फिर हर एक बंदा, वो मिसाल तो है अजीब सी कि जब जहाज़ डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले छलांगे लगाते हैं, वो दाएं बाएं निकलते आते हैं। तो इस किस्म की इस वक्त ये सूरत हाल डेवलप है। और इमरान खान साहब की तरफ से भी ऐसे ही इशारे मिलते जा रहे हैं। अव्वल तो उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी का बरमला इजहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात का तो ज़रूर इजहार किया है कि मैं असम्बलियाँ तोड़ सकता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि असम्बलियाँ तोड़ने से ये जो हमारे इस वक्त इलेक्शन के मामला चल रहे हैं NA-249 के बाद और डस्का इलेक्शंस के से जो धांधली और इलेक्शन के अंदर बदउनवानियों के मामला जो चल रहे थे, ये किसी ना किसी तरीके से एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर एक इलेक्शन जो भी होता है उसके ऊपर सवाल और उंगलियाँ उठना शुरू हो जाएँ तो ये बात गलत है। अब चीफ इलेक्शन कमीशन ने NA-249 का नतीजा रोक लिया है और जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं उनकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती के लिए भी उन्होंने उसको मुकर्रर कर दिया समात के लिए। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी जो है ना जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसको पूरी तरीके से रीवैम्प होने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज इमरान खान साहब ने भी ट्वीट्स भी किए हैं 3-4, और उस पर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि हमें अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए और जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इसके पैरामीटर्स पर और इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और उन्होंने अपोजिशन को दावत दी है कि आप आएँ और हम हमारे साथ बैठ के तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात करें। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इमरान खान साहब का। अगरचे बहुत देर से इस काम को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत देर के अंदर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और बहुत ज़्यादा तख़ीर का शिकार है। इसी वजह से उनको जो जवाब मिला इसके ऊपर वो भी कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा ने इस पर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अवाम ने आपको बार बार धूल चटाई है, डस्का में 2 मरतबा और आपको शिकस्त दी गई और कराची के इलेक्शन में आप आखिरी नंबर पर आए। तो आप इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी इस वक्त स्टैंडिंग क्या है। हम किसी हारे हुए शख्स से क्यों बात करें और कैसे बात करें। और ये मरीम साहब ने उनको इस बात का ये जवाब दिया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस वक्त हमारा जो निज़ाम है वो किस कदर इन्हितात पजीर है और किस तरीके से हम मामलात की सिमत में जा रहे हैं। अलीम खान साहब बड़े मंजे हुए जो हैं पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन उनका जो रवैया था इस सारे वाक़े के अंदर वो ख़ासी हद तक नामुनासिब था। और इनके बारे में ऑलरेडी ही ये बातें बहुत ज़्यादा मंजर आम पर हैं कि ये जो है जहांगीर तरीन के साथ बड़ी सिंपथीज़ रखते हैं। और इन्हीं के ग्रुप का एक जो वज़ीर हैं नज़ीर चौहान साहब, वो बढ़ चढ़ कर जो हैं जहांगीर तरीन साहब उनके हक़ में भी बोलते हैं, उनके साथ आते जाते हैं और उनके ग्रुप के मेंबर के तौर पर ये जाके मिल के भी आए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। तो इसका मतलब ये है कि अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ अलीम खान की इक्वेशन है तो फिर पंजाब में किसी भी लेवल पर उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती। और अगर उनका अलाइनमेंट नहीं है तो उसके बाद ये वाला जो इक़दाम उन्होंने किया है, इसके बाद उनकी आखिरी जय पनाह भी अलीम खान ग्रुप ही बनेगा। क्योंकि अलीम खान साहब भी हर एक इलेक्शन, नया इलेक्शन एक नई पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही
उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसे ही है कि कभी काफ लीग, कभी PTI, वो इसी तरीके से इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं। वो हर एक इलेक्शन के अंदर एक नई जमात के नुमाइंदे के तौर पर सामने आते हैं। तो लिहाजा अगर ये जो मामलात हैं ये नई सियासी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं तो फिर अलीम खान साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ जहांगीर तरीन के ग्रुप में मुस्तकबिल के अंदर खड़े होते हुए नज़र आते हैं बड़े वाज़े तौर पर। और उसकी वजह मैंने आपको बताई है क्योंकि जहांगीर तरीन के भी कारोबारी मफादात हैं और अलीम खान साहब के भी कारोबारी मफादात हैं, और ये मफादात का बड़ा क्लैरिटी के साथ टकराव है जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। और इमरान खान साहब की हुकूमत की कमज़ोरी इस बात से भी बहुत हद तक आया होती है, सामने आती है कि वो मफादात के टकराव को रोकने में नाकाम हैं। और चाहे वो मरकज़ है चाहे वो पंजाब है, मरकज़ के अंदर भी हमें ऐसी शख्सियात नज़र आती हैं जिनके मफादात उसी शोबे से वाबस्ता हैं जिस शोबे के साथ, जिस शोबे की मिनिस्ट्री उनके पास है। खुसरो बख्तियार की मिसाल आपके सामने, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की मिसाल आपके सामने है। तो ये दोनों का ताल्लुक भी इंडस्ट्री से है और इंडस्ट्रीज़ की वजारतें और ऐसे PM भी हैं। तो इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी ऐसे मामला हमारे सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत का किसी भी लेवल पर वो कंट्रोल नहीं है जो होना चाहिए। और अब देखना ये है कि ये जो ताज़ा इन्होंने ये जो शुरू किया है मामला रावी प्रोजेक्ट का, ये किस तरीके से कामयाब होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो वंडर आइलैंड्स का मामला था, मंडल आइलैंड्स का कराची का, वो भी बहुत ज़्यादा हद तक मुतनाज़ हो चुका है। और अगर ये रिवर रावी प्रोजेक्ट भी मुतनाज़ हो जाता है और इसके ऊपर भी शकूक व शुबहात डेवलप हो जाते हैं तो हुकूमत के पास तो अगले इलेक्शंस में जाने के लिए और आवाम को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे हलवा खा के। इसके अलावा और कोई मुझे इनके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।